आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण आंदोलन का आज 27वां दिन है और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मेधा पाटेकर जी आ रही हैं। हर रोज कोई न कोई नेता कार्यकर्ता आता है और आज इसी क्रम में मेधा पाटेकर जी आ रही हैं। यह काफिला उन्हीं का है। अगर मेधा पाटेकर के बारे में बात करें तो वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं। वे भारतीय राजनीतिक भी हैं। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। मेधा पाटेकर पर्यावरण सक्रियता के लिए भी जानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनका गहरा हाथ है। मेधा पाटेकर के बारे में और जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और विकिपीडिया में भी आपको इनके बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर अब काफ़ी भीड़ आ रही है तो देखते हैं कि हमें देखने को मिलती है या नहीं। काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ में मेधा पाटेकर जी हमें दिखी। यहाँ रही है मेधा पाटेकर जी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इनसे पर्सनली बातचीत कर सकें, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो देखते हैं कि हम इनसे पर्सनल बातचीत कर पाते हैं या नहीं। वैसे इंटरव्यू तो बहुत सारे आज मीडिया वाले आए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बाइट का ही हो पाएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप होती है वैसा ही कुछ हो पाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और बहुत ही नाम रहा इनका, मेधा पाटेकर और राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी जो 9 तारीख को आने वाले हैं और ये मेधा पाटेकर मैम आ रही हैं। किसान रहेगा, महिला शक्ति आई है, महिला शक्ति आई है, महिला शक्ति आई है। जो जन आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर जी का जमुआ की धरती पर स्वागत है। आप लोग सभी लोग से विनम्र अनुरोध है, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे बीच में आज संदीप पांडे जी आए हैं, अरुंधति बहन धुरु आई हैं, जो हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी हैं। उनके साथ नंदलाल मास्टर आए हैं, धनंजय भाई आए हैं और हमारे बीच में पूनम पंडित जी, जो हम संयुक्त किसान मोर्चा में एक साथ मिले थे, नर्मदा में भी आई थी, वो भी आज यहाँ पधारी है। और हमारी महिला शक्ति आज यहाँ बैठी है और किसान मजदूर शक्ति बैठी है। तो हम एक नारा देंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। आज हमारे मध्य प्रदेश में 5 साल से चल रहे कट्टर संघर्ष के सेंचुरी श्रमिक भी इन गांवों के किसान हैं, उनका भी धन्यवाद देती हूं। और राजीव यादव जी, जिन्होंने यहाँ आपके बीच में डेरा डाला है, विनोद यादव जी जैसे भी साथ देते रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ देने के लिए आए हैं। तो माइक के बिना 10 मिनट बोलना पड़ेगा। हम सब लोग यहाँ आजमगढ़ में इसलिए पधारे हैं क्योंकि विकास की गलत प्राथमिकता और गलत अवधारणा के तहत आज देश के खेतीहरों का, न केवल जमीन मालिक पर जिनमें किसान के साथ मजदूर है, दलित है, कहीं आदिवासी भी हैं, इन सब को विस्थापन की जो त्रासदी भुगतनी पड़ रही है वो यहाँ भी आज फिर से दर्शन दे रही है। और अगर एक एक जगह पर ऐसे पूर्वांचल में जहां एयरपोर्ट की जरूरत है कि मंडियों की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है, शिक्षा केंद्रों की जरूरत है कि एयरपोर्ट के हवाई जहाज अड्डे की जरूरत है, ये सवाल हमारे मन में है। और ये मंजूरी एयरपोर्ट को 8 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बनाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तो इस देश की आत्मनिर्भरता खत्म कर रही है। लेकिन लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में है, कहीं कहीं है, और फिर भी यहाँ लोगों की ये हरी भरी खेती, ये अन्नदाताओं की जीविका का एकमात्र आधार, यहाँ के ये हरे भरे वेंटिलेटर्स के रूप में खड़े पूरे पेड़ पौधे और हरा आच्छादन और इनके आवास किसान मजदूरों के, इस सब को उजाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश चल रही है। जब हमको पहले मालूम पड़ा
कोई वहाँ मध्य प्रदेश का श्रमिक अपना खेत और अपना घर जा रहा है इसलिए दौड़ के आने लगा, तब तो क्या देखा कि पुलिस बल के आधार पर धन बल के साथ जोड़कर ये आक्रमण कर रहे हैं। 1894 के बाद 2013 का जो कानून बनाने के लिए हम लोगों ने जान छेड़ी और ये कानून बनाया, क्या आपके डीएम साहब से लेकर सीएम साहब तक किसी ने ये कानून पढ़ा है? इस कानून का अमल न करते हुए, एक नोटिस भी न देते हुए, कहीं सामाजिक असर हो रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, उसका अभ्यास न करते हुए, ग्राम सभा से ग्राम पंचायतों तक किसी को सहभागी न करते हुए पुलिसों को ये बलि दे रहे हैं, पुलिसों को आगे कर रहे हैं और उनके बल पर कुछ लाठियां भी चलाकर खेतों में घुसकर ये इस प्रकार के जमीन का कब्जा कर रहे हैं। ऐसा तो कभी अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था। वो भी 1894 का कानून तो इस्तेमाल करते थे, नोटिस देते थे, नोटिस पर धारा 5 के तहत आपत्ति की सुनवाई होती थी, फिर निर्णय होता था। तो ये निर्णय कैसे हुआ, किसने लिया, ये एक सवाल है। इसमें सार्वजनिक हित कहाँ है, ये सवाल है। इसके अध्ययन कहाँ हुए हैं और लोगों की सहभागिता कहाँ है। और आज देश में ज़रूरी है रोजगार, और रोजगार का सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वो या तो पलायन करते हैं, जिनको लॉकडाउन में हमने यहाँ के एक एक जिले के लोगों को, हजारों को रात को 11-11 बजे तक ट्रेन में बिठाने का काम किया था। आज फिर क्या पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को भी, ये हमारा सवाल है। और लोगों ने का जब निर्णय है कि हम नहीं देना चाहते हमारी जमीन, हमारा घर, तो सीएम योगी हो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इन्होंने जनतंत्र और संविधान को कुचलकर इस प्रकार से जनता पर भी हमला नहीं करना चाहिए। मैडम, एक स्थानीय प्रशासन, आप लोग उसको आड़े आ रहे हैं, आप सभी लोग। विकास क्या होता है इस पर बहस कभी आपके विधानसभा में या संसद में हुई है? कभी लोगों के बीच में हुई है? अगर विकास 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 मतलब मल्टीपर्पज योजनाएं ही और मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स और हाईवेज और फ्लाईओवर्स यही है, तो फिर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, इसके अधिकार के साथ जो जीने का अधिकार है, मैं अभी आपको चाहिए तो संविधान निकाल कर बताऊं, इस अधिकार को कुचलकर क्या विकास होना है? ऐसा संविधान को भी मंजूर नहीं है और जनतंत्र को भी मंजूर नहीं है। एक सवाल है कि जैसे यहाँ पे 25 दिन से ज्यादा हो गए ग्रामीण किसानों के संग, 25 दिन से ज्यादा तो बोल ही रहा हूँ, तो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन अभी कल उसने अपना रुख स्पष्ट किया है कि हमने सर्वे वगैरह का काम पूरा कर लिया है, विस्तारीकरण होके रहेगा, 20 सीटर की प्लेनें यहाँ से उड़ाई जाएंगी, तमाम चीजें कही गई। ऐसे में आज आप यहाँ पे आई हैं, तमाम आपके साथी आए हैं, क्या लग रहा है कि आंदोलन की गति क्या होगी? हम तो आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते हैं, हम आंदोलन को सत्याग्रह के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम लोग जयप्रकाश नारायण को मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण क्रांति की आज देश में ज़रूरत है वैसी है। किसानों ने 13 महीनों में 715 की शहादत देने के बाद 3 कानूनों का निर्णय बदल गया ना। अभी 29 श्रम कानून ये वापस ले रहे हैं। आज़ादी आंदोलन के बाद मेरे पिताजी भी जिसमें थे, उसके बाद एक एक कानून जो श्रमिकों को न्याय देने के लिए बना वो कमज़ोर करके 4 कानून थोप रहे हैं। ये हर मुद्दे पर ऐसा ही होता है, वो अड़े दिखाते हैं, वो अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तब वो झुकते हैं। मैडम एक सवाल, बीजेपी सांसद यहाँ प्रशासन, मैडम बीजेपी सांसद यहाँ से कहते हैं कुछ लोग हैं जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, कोई किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। किसका विरोध नहीं कर रहे हैं? जमीन अधिग्रहण जो। तो ये सामने जो बैठे हैं वो कौन है? ये क्या नक्सलवादी है कि माओवादी है, या ये परियोजना की मांग करने के लिए आए हैं क्या? अर्बन नक्सल हो सकते हैं मोदी जी। मैम जो नक्सलवादी अर्बन थे क्या कभी? मैम जो यहाँ पे एक सवाल ले सकता है सत्ता पक्ष को, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में सत्ता पक्ष को यही लगता है कि एयरपोर्ट्स और ये सब अडानी अंबानी को दे देंगे तो लॉकडाउन में उनकी संपत्ति 6 गुना बढ़ी, वो विश्व के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में आए। और आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है, हम भी गैर बराबरी के खिलाफ है।
और इसीलिए ये जो गैर बराबरी बढ़ाने वाला विकास थोप रहे हैं, उसका विरोध कौन करता है? जिनकी आजीविका, जिनका जीने का आधार, जिनकी संस्कृति, जिनकी प्रकृति खतरे में आती है, तो ये उनका अधिकार है कि नहीं? मैडम, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जो कृषि कानून बने तो उसको वापस लेने में सरकार मजबूर हुई, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन में इतनी जान आ चुकी है और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे कहीं न कहीं सरकार? देखिए, हमारा कोई चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है और वोट लेने के लिए हम नहीं आए हैं, तो कैसे आंदोलन बढ़ता है वो खुद तय करते हैं। नर्मदा आंदोलन 37 साल चला ना, तब 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, तब जमीन के बदले जमीन 5-5 एकड़ कम से कम मिल गई, और कैसे पुनर्वास स्थल बने, महल बन गए। पर अभी भी जो बाकी है 1000 लोग, हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो ये सब जो होता है ना, गुजरात में आज चुनाव में नर्मदा 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 मुद्दा क्यों मोदी जी को उठाना पड़ता है? क्योंकि गुजरात समझ गया है कि नर्मदा के मुद्दे पर उनको फंसाया है। तो आप समझिए कि लोग आंदोलन की राह तय करते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं, और यहाँ जो सामूहिक नेतृत्व किसान मजदूरों का रहेगा और आज भी रहा है, वही आगे बढ़ने वाला है। हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय लोगों के साथ दे देगा, यही हमारा मामला है। पर जब तक अहिंसक सत्याग्रही रहेंगे, और आपके डीएम ने कल परसों जो स्टेटमेंट दिया है वो तो हंसे कि रोए समझे नहीं, ऐसा है। उन्होंने केवल कानून का पालन करेंगे जिक्र किया है, पर कानून की प्रक्रिया पुलिस घुसाने के और एयरपोर्ट का निर्णय लेने के पहले चलनी थी, वो तो चली ही नहीं है। और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो हास्यास्पद है। 17 गांवों के अगर 763 परिवारों के आवास जा रहे हैं, ये हमें तो इनके दिए हुए दर्शन से बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ग्राम पंचायतों को नकार रहे हैं, तो ग्राम सभा को तो मानते ही नहीं है। आज की सरकार ये जो कानून आया है उसको और संविधान को भी नहीं मानती है। यही एक दुख दर्द की बात है। और अगर ऐसे ही चलेंगे, खेती नहीं बचेगी, हरा आच्छादन नहीं बचेगा, तो पानी भूजल खत्म होगा, तो नदियां नहीं बचेगी, तो ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरे कोरोना के पेंडेमिक में लोग, और भी खतरनाक वायरसेस आ जाएंगे। पर ये जो विकास के नाम पर गैर बराबरी बढ़ाने वाला, विस्थापन और विनाश करने वाला ये जो वायरस है, ये सबसे खतरनाक है, और इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए हम सब उनके साथ हैं। मैडम, एक सवाल लेना चाहूँगा। मैडम, यहाँ का स्थानीय प्रशासन डीएम और एडीएम ये कह रहे हैं कि हम 80% लोगों की परमिशन के बावजूद ये कदम उठाए हैं, और या कहाँ ये दिख रहे हैं 80% लोग जिन्होंने समर्थन किया है कि यहाँ एयरपोर्ट बने परमिशन के बावजूद? वही तो हम तो वही कह रहे हैं, उसके बिना इन्होंने आगे ढकेला है। जबकि इस कानून में स्पष्ट चित्र है कि भाई परमिशन चाहिए लोगों की, पर वो भी कैसे लेते हैं? आज अगर वो यहाँ कभी एक बार भी दर्शन देने नहीं लाए, ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी जब कांग्रेस सरकार थी या केंद्र में थी, हम किसी पार्टी में नहीं है, पर मैं कहूँ 6ठी मंजिल से नीचे उतरकर मंत्री हमारे बीच में बैठते थे। अच्छा, मुंबई में हो कि दिल्ली में हो, ऐसा क्या करना संभव नहीं है? डीएम साहब, जबरदस्ती भी सर्वे किया गया है, कुछ महिलाओं को भी पीटा गया है। ये ड्रोन सर्वेस कर रहे हैं आजकल। एक घर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं, ये क्या ड्रोन बता सकता है? आज स्वामित्व योजना जैसे मुद्दे हैं, जंगल के कानून के नियम बदल रहे हैं। आदिवासियों का जंगल दिल्ली में बैठकर किसी भी कंपनी को देना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, ये नए नियम कहते हैं। क्या ये देश को बचाने की बात है कि देश को खत्म करने की बात है? आपको एक और बताऊं कि इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले ही बना दिया है, उस एयरपोर्ट का कितना उपयोग हुआ है, इसकी भी जांच जरा आप माध्यमकर्ता करिए। आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स हैं। दूसरी बात ये कीजिए कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोग उस फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं, कि दूर दूर के लखनऊ के लोग यहाँ आकर बैठेंगे पैर पे, ये भी देखिए। हमें याद है एक अरुण जगह पर नदी थी और वहाँ एक नेपाल में एयरपोर्ट बन रहा था। हम जब देखने गए तो लोगों ने कहा कि जब से एयरपोर्ट बना है हमारा एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट में हवाई जहाज में चढ़ा नहीं है। पूरा उसका मुद्दा विश्व बैंक को भी समझ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया, जैसे सरदार सरोवर का, नर्मदा का भी रोक दिया था। तो अगर हमारी सरकार नहीं समझती है कानून, संविधान और मानवीय अधिकार भी, जीने के अधिकार भी, तो फिर
लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। डबल क्रॉस क्यों कर रही है यहाँ की स्थानीय प्रशासन? पब्लिक को अलग गुमराह कर रही है, शासन को अलग गुमराह ये कर रही उनका मीडिया तरीका को अलग है, गुमराह कर रही ये उनका तरीका है। और केवल अधिकारी नहीं, नेतागण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वो ऊपर से संदेश नहीं, आदेश देते रहते सर, यहाँ हैं के और सांसद एक भी हैं। कागज इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब लोगों को आधार कार्ड बनाना है तो 10 कागज मांगते हैं। सर यहाँ के मैडम यहाँ के सांसद हैं, जब ये लोग विरोध करते हैं उनको ये कहते हैं कि ये किसी पार्टी को टारगेट करके कहते हैं जो उनके विपक्ष में, ये उनके लोग हैं, किसान नहीं है ये लोग। आप जानते हैं राजनीति में राज भी नहीं और नीति भी नहीं, तो फिर उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। हम जनशक्ति के साथ हैं, तो हम लड़ेंगे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, मंडी चाहिए। हमें एयरपोर्ट नहीं, मंडी चाहिए। किसान को सही उपज का सही दाम चाहिए, हर उपज का सही दाम चाहिए, हर उपज का सही दाम चाहिए। जिंदाबाद।